दोस्तों, भारत हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर और भी धर्म आते रहे और ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। अगर वर्तमान की बात करें तो भारत में लगभग 14% लोग मुस्लिम हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों की इतनी बड़ी आबादी कहाँ से आई? आखिर कौन है भारत में मुस्लिमों की इतनी बड़ी आबादी के लिए जिम्मेदार? आखिर कौन सा है वो मुस्लिम शासक जो भारत में पहली बार मुस्लिम साम्राज्य लेकर आया था? तो चलिए पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्नों को और जानते हैं मुस्लिम साम्राज्य का इतिहास। दोस्तों, भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला प्राचीन काल का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक काल का इतिहास। अगर हम तीनों इतिहास की तुलना करें तो पता चलता है कि प्राचीन काल को छोड़कर मध्यकालीन और आधुनिक काल में मुगलों और मुसलमानों का काफी जिक्र मिलता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया था, जिसने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराकर भारत में मुस्लिम राज स्थापित किया था। पर ये सच नहीं है, बल्कि मोहम्मद गौरी के भारत आने से कई सालों पहले एक शख्स ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कैसे और कब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया। तो मुसलमानों का भारत में किस तरह से आगमन हुआ था, इसको लेकर कई सारे इतिहासकारों ने अलग अलग जानकारियां दी हैं, जिसमें से प्रमुख जानकारी तो ये है कि साल 711 ईस्वी में सिंध के कुछ ताकतवर और खूंखार लुटेरों ने बगदाद के मुसलमान जहाज को बंधक बना लिया था, जिसमें गैर कानूनी तरीके से बगदाद के सिपाही सिंध नदी का पानी ले जा रहे थे। लुटेरों ने सिपाहियों को बंधक इसलिए बनाया था क्योंकि ये पानी ले जाने के बदले किसी भी तरह की फिरौती नहीं दिया करते थे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि सबसे पहले आपके मन में एक ही सवाल आया होगा कि बगदाद के सिपाही बगदाद से इतनी दूर पानी लेने क्यों आया करते थे। इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल पहले मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट सेंटर एशिया में ही रहते थे, यानी कि बगदाद और अरब के देशों के आसपास। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस जगह के ज्यादातर हिस्से में सुनसान वीरान रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था। यही वजह है कि लोग पानी लेने इतनी दूर आया करते थे। अब वापस आते हैं कहानी की ओर। आपको बता दें कि जिन सिपाहियों को समुद्री लुटेरों ने बंधक बनाया था और साथ ही बगदाद के पानी वाले जहाज को जिस जगह पर रखा गया था, वो जगह भारत के सिंध में आती थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उस दौरान बगदाद के शासक उज्जाज बिन यूसुफ ने पत्र लिखकर उस समय के सिंध के राजा दाहिर से अपने सिपाहियों को भेजने की मांग की थी, पर दाहिर ने उन्हें कहा कि लूट उनके इलाके में नहीं हुई है। अपने सिपाहियों को छुड़ाने के लिए जब बगदाद के बादशाह और सिंध के राजा के बीच सारे राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास असफल हो गए, तब सिपाहियों को छुड़वाने के लिए हुज्जाज बिन यूसुफ ने महज 17 साल की कम उम्र वाले सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को एक छोटी सी सेना के साथ सिंध के राजा दाहिर से युद्ध करने के लिए भेजा। इस युद्ध में राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम से करारी हार मिली। युद्ध में राजा दाहिर मारा गया और दाहिर की पत्नी ने अपने आप को दुर्ग की रक्षा में असफल पाकर आत्महत्या कर ली। फिर महज 2 साल के भीतर मोहम्मद बिन कासिम ने अपने आसपास के सारे छोटे बड़े राज्यों को भी जीत लिया, जिसमें से मुल्तान, दिलीपुर, आलौर जैसे 7 राज्य शामिल थे, जिसमें आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा जैसे राज्य आते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक बिन कासिम को मुल्तान से इतना सोना मिला था कि उसने उसका नाम बदलकर स्वर्ण नगर रख दिया था। मोहम्मद बिन कासिम भारत में लगभग 3 साल तक रहा और फिर 714 एडी में उसके ताऊ हज्जाज और 715 एडी में खलीफा अल वदीद की मृत्यु हो गई। इसके बाद कासिम को बुला लिया गया। इस तरह उसकी विजय यात्रा सिंध तक आकर सीमित हो गई। जिस समय बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, उस समय सिंध भारत में ही आता था। इस तरह सिंध ही भारत का वो पहला राज्य था जिस पर मुसलमानों ने अपना कब्जा किया था। इसके बाद इन सभी राज्यों को मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में उम्मयद खलीफा का पूर्वी प्रांत बना दिया गया। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से की बात है। साल 711 से लेकर 1192 तक मुस्लिम सिर्फ भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में राज किया करते थे। इस दौरान मुस्लिम शासकों ने देश की राजधानी यानी दिल्ली पर भी कई बार कब्जा करना चाहा, लेकिन वहां के राजपूत इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने हर बार मुस्लिम शासकों को खदेड़ दिया। लेकिन साल 1192 में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत के सबसे अमीर शहर और भारत की राजधानी दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया, और यह कब्जा करने वाला एक मुस्लिम ही था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गौरी की, जिसे देश के मुस्लिमों का शासन स्थापित करने के लिए जाना जाता है। भले ही मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया हो, लेकिन दिल्ली को जीतना मोहम्मद गौरी के लिए भी बहुत मुश्किल रहा। दरअसल मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर 17 बार हमला किया और
पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार ही मोहम्मद गौरी को हरा दिया। हर बार मोहम्मद गौरी ने अपनी जान की भीख मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। लेकिन 18वीं बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार राजपूतों के एक राजा जयचंद ने गौरी का साथ दिया, क्योंकि इसे पृथ्वीराज चौहान से अपनी दुश्मनी निकालनी थी और इस कारण उसने अपने ही समाज से गद्दारी की और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इस युद्ध को तराइन का युद्ध कहा जाता है, जो कि 1192 में लड़ा गया था। तराइन इलाका दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर वर्तमान हरियाणा राज्य में पड़ता है। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी को छोड़ना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। इतिहासकारों के मुताबिक अगर उस समय पृथ्वीराज चौहान ने दया ना दिखाई होती तो भारत पर मुस्लिमों का राज कभी नहीं हुआ होता। और ये बात कहीं ना कहीं सच है कि पृथ्वीराज चौहान अगर गजनी के मोहम्मद गौरी की जान नहीं बख्शते और गौरी के लिए कन्नौज नरेश जयचंद उसका साथ नहीं देते तो शायद भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ और ही होता। न गौरी यहाँ पैर जमाता, न मुस्लिम राज की नींव पड़ती। पृथ्वीराज के बाद अगले 300 वर्षों तक इस्लामी शासन का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। इस युद्ध को जीतने के बाद गौरी ने दिल्ली को हर तरीके से लूटना शुरू कर दिया। कई सारे मंदिरों को तोड़कर खजाने को लूटा, जमीन के अंदर धंसे खजाने को भी उसने नहीं छोड़ा। कई सारे खजाने लूटने के बाद जब मोहम्मद गौरी का मन भर गया तो उसने दिल्ली और अपने जीते हुए बाकी सारे राज्यों की जिम्मेदारी अपने सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और खुद गजनी वापस लौट गया। और उसी के साथ साथ भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि साल 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया उन्हें गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश का शासन दिल्ली में करीब 84 साल तक चला। उस वक्त भी मुस्लिम शासकों ने दिल्ली को कई बार लूटा। ये सब गौरी के ही खानदान को मिलता रहा। गुलाम वंश के शासन के बाद दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन हुआ। खिलजी वंश का शासन 1290 से लेकर 1320 तक रहा और इन्हीं में से एक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसे उसकी क्रूरता के लिए याद किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के सबसे वफादार गुलाम काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला करने को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश के मुताबिक काफूर ने सबसे पहले 1303 में दक्षिण भारत के हिस्से को लूटा। काफूर दक्षिण भारत में 3 साल तक रहा और दक्षिण भारत के खजाने को लूटता रहा। ऐसा कहा जाता है कि जब काफूर 3 साल के बाद वापस दिल्ली पहुंचा तब उसके पास लगभग 350 ऐसी पेटियां थीं जिसमें सोने और चांदी के गहने थे। दिल्ली में खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की शुरुआत हुई। तुगलक वंश के बाद 1491 से लेकर 1521 तक दिल्ली में लोधी वंश का शासन रहा। इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के हार के बाद बाबर के जरिए दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हुई। कई इतिहासकारों के मुताबिक बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां और अपनी मां की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर की मौत के बाद 1526 में बाबर का बेटा हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ और हुमायूं की हार हुई और शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अपना अधिकार किया। शेर शाह की मौत के बाद दिल्ली पर सूरी वंश का ही शासन चला, लेकिन कुछ वक्त बाद हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली को जीतकर एक बार फिर से मुगल वंश की स्थापना की। इसके बाद दिल्ली में 1555 से लेकर 1857 तक, यानी कि ब्रिटिश सरकार के आने से पहले तक मुगलों ने राज किया और औरंगजेब इस वंश का आखिरी शासक था, जो कि मुगल वंश का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि कैसे भारत में मुस्लिमों ने आक्रमण किया और किस तरह से भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। आपको क्या लगता है, अगर उस समय पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को नहीं छोड़ा होता तो भारत में मुस्लिम शासक राज कर पाते? अपने विचार हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।